बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हम लॉकडाउन से पहले चैप्टर जो है वो एटमॉस्फेयर शुरू किया हुआ था और जो सेकंड क्लास है वो ट्रांसलेशन होगा। तो अभी लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होना शुरू नहीं किया था उनका, ठीक है। तो जो बाकी रह गए चैप्टर लास्ट में मैं जो है वो इसका लेक्चर कर दूंगा सेकंड क्लास के लिए। तो अभी जो मैं अगली सेक्शन चल रहा था उसका लास्ट वाला टॉपिक था ओजोन के बारे में, ओजोन डिप्लेशन। केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास एक टर्म आती है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी हमारे पास ये एक फेनोमेना है, प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं एलोट्रॉप्स की, ठीक है। अब एलोट्रॉप्स हमारे पास क्या है कि इसके अंदर जो हमारे पास फिजिकल स्टेट चेंज होती है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, but chemical properties remains constant, are same. अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी जो मेन चेंज होने की वजह है वो आप लोग की होती है एट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। ये क्लासेस में मैंने बार बात आप लोगों को बताई हुई है। और एट्रैक्टिव फोर्सेस जिसे आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हो। एट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का चेंज होने का जो डिपेंडेंस होती है वो होती है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। एंड मॉलिक्यूलर वेट की जो डिपेंडेंस होती है वो नंबर ऑफ एटम्स पर होती है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास एलोट्रॉप्स होते हैं उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, जैसे आप आइसोटोप्स की बात कर लो तो इस तरह हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं, जब उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स चेंज होते हैं तो उसकी बेस पर हमारे पास उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं। अब जैसे यहां पे मैंने ओजोन की बात करनी है तो ओजोन हमारे पास है उसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन है उसके 2 एटम्स हैं, एक O2 और एक O3। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी गैस है। एंड यूजफुल एंड बेनिफिशियल, ठीक है। और ये हमारे पास एक पॉइजनस गैस है। ये हमारे पास उस वक्त बनती है जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास ओजोन ये सेकंड एलोट्रॉप बनता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ओजोन हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बात बताई है कि आपकी जो ओजोन है आपके एटमॉस्फेयर के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास एक पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर का, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। इसमें टोटल टेंपरेचर -58 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और इसके 3 पोर्शन हम बयान करते हैं, लोअर, इंटरमीडिएट एंड अपर। दरमियान में इसका टेंपरेचर नॉर्मल होता है, इस वजह से पूरी आपकी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो ओजोन लेयर की होती है वो आपके मिडल जो इसका पोर्शन है उसके अंदर होती है, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मल टेंपरेचर होता है। तो यहां पे ओजोन अपना मेंटेन नहीं रह सकती, इस सिस्टम में ज्यादा टेंपरेचर की वजह से मेंटेन नहीं रह सकती, इस वजह
ये मतलब प्लीज ध्यान में रख लो कि आप लोग की जो सब्सटीट्यूट स्पेस सबके अंदर ओजोन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन ओजोन आपकी लेयर की है, नीडल की है, वो किस पोर्शन के अंदर है? सब्सटीट्यूट स्पेस के मिडल पोर्शन के अंदर है। अब जैसे तुम लोगों को पता होना चाहिए इस बात का कि जो ओजोन लेयर होती है, ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो सन से यूवीए एंड यूवीबी ये दो रेडिएशंस आती हैं और ये हमारे पास हार्मफुल रेडिएशंस होती है। फॉर एनिमल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो ये हमारे पास जो ओजोन लेयर के आप लोगों को मैंने क्लास में ये बात बताई है कि जो आपकी सनलाइट है उसमें टोटल 7 रेडिएशंस हैं, ठीक है ना, हर एक डिफरेंट वेवलेंथ है। कुछ उसके अंदर जैसे आप फोटोसिंथेसिस में यूज होती है वो अलग टॉपिक है, लेकिन बाहर जो आप लोग की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये दो तरह की होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए एंड बी। बी जो है वो इस तरह खतरनाक होती है, ठीक है ना। तो ये ओजोन लेयर हार्मफुल जो इसके अंदर वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, क्या जो हार्मफुल वेवलेंथ होती है उनको ये रोकती है और जमीन पर आने नहीं देती, जिसकी वजह से एक तो हमारे माहौल का टेम्परेचर भी बरकरार रहता है और दीगर जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है उनका खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि ये उन रेडिएशन को अंदर एक्टिव होने नहीं देती। अगर वो भी जाए तो कितना हाई कम मिकदार होती है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो ओजोन इस मॉडर्न एरा के अंदर है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसकी डिस्ट्रक्शन की बहुत सारी वजूहात है, जिसमें मेन हमारे पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये वाले कंपाउंड्स हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये हमारे पास डिफरेंट आप सोर्सेज से हमें हासिल होते हैं, जैसे आप एसी यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हो, सही है, आप स्प्रे के जो डिब्बे हैं जब वो खोलते हो उसमें से ही गैसें रिलीज होती है, ठीक है ना। तो इसमें मुख्तलिफ जराए हैं जिनके अंदर से ये कंपाउंड रिलीज होते हैं। अब ये कंपाउंड जब गैसियस फॉर्म के अंदर रिलीज होते हैं तो ये डायरेक्ट जब ऊपर जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है कि इसमें टेम्परेचर कम है, जब ये भी हमारे पास गैसेस इस पोर्शन के अंदर पहुंचती हैं तो वहां पर एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की डिकम्पोजिशन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन वो होती है जो हीट की सूरत में हमारे पास आप किसी कंपाउंड को तोड़ते हो, वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो जैसे ही अपर साइड पर जाती है तो वहां पर आके इसको सनलाइट से जब हीट मिलती है तो फौरन ये डिकम्पोज होकर क्लोरीन का फ्री रेडिकल पैदा करती है, ठीक है, क्या पैदा करती है? क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल या एटॉमिक जो क्लोरीन होती है इंतहाई रिएक्टिव होती है, तो फौरन क्या करती है, जब ये प्रोड्यूस होती है तो ये ओजोन से फौरन रिएक्ट करती है और रिएक्टर पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अलग कर देती है और साथ खुद बना लेती है हाइपोक्लोराइड। क्या बनाती है? हाइपोक्लोराइड बना देती है, ठीक है ना। अब जैसे ओजोन इस फॉर्म में आती है तो वहां पर आप लोग की जो ओजोन लेयर है उसमें छेद होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आज के दौर के अंदर ये चीज साइंटिस्ट ने जो है बयान कर दी है कि बहुत सारी जगह से आपकी ओजोन लेयर जो है वो क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जहां जहां से डिस्ट्रॉय होगी वहां से सनलाइट जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो जमीन के ऊपर पहुंचती है, ठीक है ना, खतरनाक किस्म की, जिसकी वजह से हमारी जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा इस वक्त टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है और दीगर जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ठीक है ना, उनका बहुत ज्यादा खतरा जो है लाहक हो चुका है। किसकी वजह से? क्योंकि आप लोगों की जो रेडिएशन होती है ये बूंद से पैथोजेंस को जन्म देने में हेल्प करती है। लगी समझ में बात की? तो ये जैसे हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपर साइड पर पहुंचती है वहां पर ये ओजोन वहां पर ये टूटती है सनलाइट के मौजूद में, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन बनता है जो ओजोन से रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जैसे बन जाते हैं तो छेद होना शुरू हो जाते हैं और हाइपोक्लोराइड। ये हाइपोक्लोराइड हमारे पास एक टेम्परेरी कंपाउंड होता है, जब मजीद इसको हीट मिलती है तो ऑक्सीजन का रेडिकल पैदा होता है और क्लोरीन का रेडिकल पैदा होता है।
कि जितना क्लोरीन का रेडिकल पैदा होता जाएगा उतना वो ओजोन, एक तरफ तो वो जो ये एटॉमिक फॉर्म में आई है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आई है, वो दोनों मिलकर ओजोन बना देगी, लेकिन वहां पर क्लोरीन का मुसलसल फ्री रेडिकल पैदा हो जाने की वजह से मुसलसल ओजोन क्या होती रहेगी, टूटती रहती है, टूटती रहती है। इवन ये बात मैंने पहले जैसे बता दी है कि नोटिस हो चुकी है कि ओजोन बहुत सारी जगहों पर जो है उसके डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो जमीन पर आ रही है। समझ आ गई मेरी बात की? तो ये सारी गुफ्तगू इसके अंदर बयान की गई है। तो आपकी किताब के अंदर लास्ट में ये बात बयान की गई है कि जहां जहां से ओजोन के अंदर छेद होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लाइट हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये हिस्से जहां पर ओजोन खराब हो जाती है, उन खराब हिस्सों वाले हिस्से को हम बोलते हैं ओजोन होल। और इस पूरे प्रोसेस में जिसके अंदर ओजोन होल बनने शुरू हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इसके बारे में बातें हैं कि ओजोन किस तरीके से खराब होती है और कैसे खराब हो रही है। तो यहां पर लिखा साइन ऑफ ओजोन डिप्लेशन वर फर्स्ट नोटिस्ड ओवर अंटार्कटिका इन 1980s। सबसे पहले जो हमारे पास ओजोन के अंदर किस तरह खराबी, इसकी सबसे पहले नोटिस जो 1980s के अंदर जो है अंटार्कटिका का जो एरिया है वहां पर की गई थी। और उसके बाद 1990s के अंदर डिप्रेशन हैज बीन आल्सो रिकॉर्डेड ऑन द एर्कटिक, ये जो आप लोग का बहरी ओशियानस है। एर्कटिक कौन सा एरिया, क्योंकि 7 आप लोग के ओशंस हैं, तो उसमें एक हमारे पास ओशन कौन सा है, एर्कटिक ओशन, जिसे ओशियानस के नाम से जाना जाता है। फिर सेकंड टाइम जो है वो इस एरिया के अंदर है ओजोन के अंदर छेद को देखा गया है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ओजोन के बारे में स्टडी थी। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन है। तो यहाँ पर चाहे एक रीडिंग वाला टॉपिक है, तो यहाँ पे मैं बताता जा रहा हूँ साथ साथ। इवन माइनर प्रॉब्लम्स ओजोन डिप्लेशन कैन हैव मेजर इफेक्ट्स। ओजोन लेयर के अंदर हल्की सी माइनर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम जो है वो मेजर इफेक्ट्स कायम कर सकती है, पैदा कर सकती है। नंबर 1, डिप्लेशन ऑफ ओजोन इनेबल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन टू रीच द अर्थ। ओजोन की खराबी की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो जमीन पर पहुंच जाती हैं, जो सूरज की तरफ से आती हैं। दैट कैन कॉज स्किन कैंसर टू ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स। दूसरे इंसानों के अंदर, दूसरे एनिमल्स के अंदर स्किन कैंसर का बायस बनती है। ठीक है, डिक्रीज ओजोन लेयर विल इंक्रीज इन्फेक्शियस डिजीज लाइक मलेरिया। जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस हैं कि जो कि पैथोजेंस को पैदा होने में हेल्प करती हैं, खासकर ये मलेरिया की जो पैथोजन है, ठीक है, प्लाज्मोडियम। ओजोन डिप्लेशन जो है ये बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीजेस को इंक्रीज करेगा, जैसे मलेरिया वगैरह है। इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स डिस्टर्बिंग द फूड चेन। फूड चेन जब तबाह बर्बाद हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो प्लांट का लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट कैन चेंज द विंड पैटर्न। आपके हवाओं के तरीकाकार बदल जाएंगे, मीन्स ज्यादा या गर्म हवाएं चलेंगी या बहुत ठंडी, या ज्यादा जैसे आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग का है तो ज्यादातर जो है वो दुनिया के अंदर जो है गर्मियों का मौसम ज्यादा लेट रह रहा है। रिजल्टिंग इन द क्लाइमेटिक चेंजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जो आबो हवा के यहाँ से बदलाव है वो भी ज्यादा जाहिर होंगे, स्पेशली एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है ना, आपका एशिया और जो पैसिफिक सी है will be the most affected regions facing climate induced migration of people crisis। ये इलाके सबसे ज्यादा जो है मुतासिर होंगे। और फिर क्या होगा कि इन रीजन्स को प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि वहां से लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा उन इलाकों की तरफ जहां पर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का थोड़ा मसला कम है, और वहां पर ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं है कि ओजोन मुकम्मल तबाह हो जाए और इलाका बेड़ा गर्क हो जाए। ऐसे बेड़ा गर्क इलाकों से वो लोग जो है ऐसे इलाकों की तरफ हिजरत कर देगा, जिसका नतीजा क्या होगा कि आपके इलाके या आपके शहर या आपके जो टाउन्स हैं वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगे और लोगों के लिए फैसिलिटी लोगों करना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ था इसके बारे में, ओजोन डिप्लेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है वाटर। ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करना है।
वाटर एज सॉल्वेंट, ये आप लोगों के लिए शॉर्ट सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक है, वाटर एज सॉल्वेंट। ये बातें मैं तुम लोगों को बार बार बता चुका हूं कि वाटर हमारे पास बहुत सॉल्वेंट है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, द सॉल्वेंट dissolve nearly everything in it। वो सॉल्वेंट जो तकरीबन हर तरह की चीज को अपने अंदर हल कर लेता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की सबसे मेन वजह जो वाटर के अंदर है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बयान करूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह पानी को जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाने के अंदर अहम किरदार अदा करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये बात करेंगे।